नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम की सेना और बाबर की सेना के बीच होने वाले संघर्ष की। कंफ्यूज मत होइए, ये संघर्ष राम और रावण की सेना का नहीं बल्कि राम भक्तों और बाबर भक्तों का संघर्ष है। आर पार की यह लड़ाई 5 फरवरी को होने वाली है और इस लड़ाई का परिणाम 8 फरवरी को आएगा। आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि हम उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात कर रहे हैं। 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में मिल्कीपुर सीट क्यों अहम है और इस सीट की लड़ाई को हम क्यों राम की सेना और बाबर की सेना की लड़ाई बता रहे हैं, उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि 2022 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही इस सीट का जातीय समीकरण क्या है और यह सीट समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। तो हम बात कर रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव की। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को करीब 13,000 वोट से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान संविधान समाप्त करने और आरक्षण खत्म करने का झूठा नैरेटिव फैलाने के कारण यूपी में दलित और पिछड़े वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास से छिटक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के पास चला गया, जिससे अवधेश प्रसाद तमाम अनुमानों को झूठा बताते हुए फैजाबाद सीट से जीत गए। जिस सीट पर बीजेपी को रिकॉर्ड वोट से जीत मिलने की उम्मीद थी, उसी सीट पर बीजेपी हार गई। इसी फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर ही अयोध्या की विधानसभा सीट भी आती है। इसलिए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को अयोध्या में बीजेपी की हार बताने की कोशिश शुरू हो गई। यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई कि बीजेपी से प्रभु राम भी नाराज हैं, इसीलिए अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। जबकि सच्चाई यह थी कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी से काफी अधिक वोट मिले थे। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीतकर लोकसभा पहुंच गए तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना पोस्टर बॉय बना लिया। अखिलेश यादव हर जगह अयोध्या प्रसाद को अपने साथ लेकर चलने लगे। अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बताते हुए अखिलेश यादव ने उनकी तुलना प्रभु राम से भी कर दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की हार से बीजेपी समेत देश भर का हिंदू समाज सन्न रह गया था। अवधेश प्रसाद सांसद बने तो उनको मिल्कीपुर विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। अब समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद की साख दांव पर लग गई है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के विधायक रह चुके हैं, इस नाते उपचुनाव में भी उस सीट पर अपनी पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उन पर पहले से ही है। ऊपर से उनके बेटे को टिकट मिल जाने के कारण उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी इस सीट पर होने वाला चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। मिल्कीपुर में उपचुनाव जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय फैजाबाद में मिली हार को एक्सीडेंटल हार साबित करना चाहती है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा अब परसेप्शन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी ये चुनाव जीतकर जहां समाजवादी पार्टी और उसके पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद से फैजाबाद में मिली हार का बदला लेना चाहती है, वहीं जनता के बीच यह संदेश भी देना चाहती है कि प्रभु राम का आशीर्वाद अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। इसके पहले नवंबर में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी खुद 6 सीट और अपनी सहयोगी आरएलडी को 1 सीट जिताकर अपना दम दिखा चुकी। अब बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर यह भी साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठे नैरेटिव के बल पर चुनावी सफलता हासिल करने में सफल रहे थे। लेकिन राज्य की जनता अभी भी बीजेपी के ही साथ है।
बीजेपी के लिए मैसेज देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए अभी से ही राज्य की जनता में अपनी मजबूती का संदेश फैलाना बीजेपी के लिए काफी जरूरी है। हालांकि मिल्कीपुर का चुनाव इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए काफी कठिन साबित होने वाला है। यहां का सारा खेल जातीय गणित पर टिका हुआ है। जातीय समीकरण को साधने में जो सफल हो जाएगा वो इस चुनाव को आसानी से जीत लेगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में 3.5 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें अनुसूचित जाति के करीब 1.25 लाख वोटर हैं। इनमें सिर्फ पासी समाज के ही 55,000 वोटर हैं। इसके अलावा 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर को भी यहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। इन वोटों के अलावा मिल्कीपुर में 60,000 ब्राह्मण वोटर, 25,000 क्षत्रिय वोटर और 20,000 वैश्य वोटर हैं। इसके साथ ही कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य बिरादरी के करीब 50,000 वोटर भी इस विधानसभा सीट पर हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा जोर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के वोटरों को यानी पीडीए को एकजुट करके अपने पक्ष में लाने का है। वहीं बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पहले से ही बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाली रणनीति तैयार कर रखी है। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में जुटी है। अगर बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जादू चल गया तो निश्चित मानिए कि बीजेपी की यहां एक तरफा जीत हो सकती है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हिंदू समाज में जातीय आधार पर बंटवारा न हो, क्योंकि अगर जातीय आधार पर वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वहीं अगर हिंदू वोट एकजुट होकर पड़े तो बीजेपी आसानी से यह सीट निकाल लेगी। बीजेपी के लिए यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 हफ्ते में 3 बार खुद मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री मिल्कीपुर में बैठक भी कर चुके हैं। फिर 8 जनवरी को उनकी मिल्कीपुर में रैली भी हुई। वो 11 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके पहले नवंबर के विधानसभा उपचुनाव के दौरान योगी जी ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को तैनात किया था, लेकिन मिल्कीपुर की अहमियत को देखते हुए मंत्रियों की यह संख्या डबल कर दी गई है। यानी मिल्कीपुर का चुनाव दोगुनी ताकत से लड़ने की तैयारी हो चुकी है। मिल्कीपुर के लिए जिन मंत्रियों की टीम तैनात की गई है उनके जरिए जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है। अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। कुर्मी वोट को साधने की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई है। विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रियों को साथ लाने के लिए जेपीएस राठौर को लगाया गया है। वहीं यादवों का वोट साधने के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री गिरीश यादव को लगाया गया है। इसी तरह ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने भी संगठनात्मक तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने पोलिंग बूथ के हिसाब से छोटी छोटी टीम बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने का तरीका अपनाया है। जाहिर है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पर इस उपचुनाव की तैयारी कर रही है ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए। लेकिन बीजेपी की इस तैयारी से समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय और मिल्कीपुर के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद की बेचैनी बढ़ गई है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए और जितने भी मंत्री मिल्कीपुर चले जाएं, बीजेपी वहां नहीं जीत सकेगी। इसके लिए वो बाकायदा मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला भी बता रहे हैं। अरिथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहां डिसीजन हो गया है। खैर, अवधेश प्रसाद जो कुछ भी कहें, लेकिन इतना तो तय है कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जबरदस्त होने वाला है
और ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि चुनाव में राम की सेना जीतेगी या फिर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बाबर भक्तों की सेना जीतेगी। आप मिल्कीपुर के उपचुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।